जय हिंद दोस्तों। देश को आजाद हुए 76 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी देश में सांप्रदायिक दंगे खत्म नहीं हुए हैं। देश में सांप्रदायिक पागलपन जारी है। दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिसेंटली सांप्रदायिक पागलपन का एक नया मुजाहरा देखा गया है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, आज का कंटेक्स्ट वही है, उसको समझते हैं डिटेल में। अब इन दंगों को आगे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेवात रीजन का अपने आप में क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम मेवात रीजन को मैप पर देखते हैं तो हमें दिखते हैं हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान के कुछ रीजन मिला के बनता है मेवात रीजन। अब मेवात रीजन के अंदर ही आपको दिखेगा नूह डिस्ट्रिक्ट। नूह डिस्ट्रिक्ट में 2011 की जनगणना के हिसाब से 80% मुस्लिम आबादी है एंड 20% वहाँ पे हिंदू एंड अलग लोग जो भी अलग रिलीजन के हैं वो रहते हैं। अभी जो नूह डिस्ट्रिक्ट है मेवात रीजन के अंदर, उसको फरीदाबाद एंड गुड़गांव वाला जो रीजन है उससे 2005 में अलग करके बनाया गया था। अब ऐसा नहीं है कि मेवात रीजन में शुरुआत से ही मुस्लिम पॉपुलेशन थी। शुरुआत में यहाँ पे मियो कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन जब मुस्लिम पीरियड इंडिया में है, यानी कि जब मुगल्स इंडिया में आते हैं, उस टाइम पे ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में। अब इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद भी ये लोग अपनी एथनिक प्रैक्टिसेस फॉलो किया करते थे, लेकिन 1920 के बाद जब मौलाना मोहम्मद इलियास जी तबलीगी जमात का फाउंडेशन रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद तबलीगी जमात इनको और भी ऑर्थोडॉक्स बना देती है। ये वही तबलीगी जमात है जिसका नाम हमने कोरोना में काफ़ी ज़्यादा सुना था। अब जब पार्टीशन का समय आता है, उस टाइम पर ये लोग पाकिस्तान, कुछ लोग इनमें से जाना चाहते थे, कुछ लोग रुकना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के इंसिस्ट करने पे ये लोग इंडिया में ही रुक गए। अब आज़ादी के बाद अगर हम आज के पीरियड की बात करें तो द क्विंट एक न्यूज़पेपर है जिसके अनुसार वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया को पूरी तरीके से लॉयल नहीं है एंड पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं जहाँ पे उनके लिंकेजेस जो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनसे भी बनाए गए हैं। अलग राज्यों के मुकाबले और बाकी जो क्षेत्र हैं उनके आसपास के मुकाबले यहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो तो यहाँ पे साइबर क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब आगे बढ़ने से पहले मन में ये सवाल आता है कि अगर मेवात रीजन में हिंदू पॉपुलेशन इतनी ही कम है तो वहाँ पर यात्रा क्यों निकाली जा रही है, उसके लिए इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा धार्मिक एंगल समझते हैं। धार्मिक एंगल में हिंदू धर्म ऐसा मानता है कि वहाँ पे पांडव टाइम, यानी कि जो महाभारत में जो पांडव थे उस टाइम से ही वहाँ पे 3 शिवलिंग विराजमान है। उसके अलावा कृष्णा जी उस रीजन में अपनी गैया चराते थे, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले ये चाह रहे थे कि यहाँ पे यात्रा निकाली जाए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस दोबारा से बढ़ाया जा सके। अब इन चीजों की वजह से वहाँ पे गौ रक्षा एक हॉट टॉपिक है। कई बार ऐसा मेवात रीजन में देखा गया है जहाँ पे गौ तस्करी होते हुए लोगों को पकड़ा गया एंड अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा उन्हें जिंदा जला दिया गया या मार दिया गया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस इनके विरुद्ध काम भी करती हैं। इसके अलावा वहाँ पे टाइम टू टाइम महापंचायत रखवाई जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से जो हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे उनके बीच में डिवाइड बढ़ता जाता है। अभी ये ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा पिछले 3 साल से लगातार चल रही थी। उसके बाद इस साल 31 जुलाई को ये यात्रा नल्हड़ महादेव टेम्पल से श्रृंगेश्वर महादेव टेम्पल तक जानी थी, जहां पे आखिरी में इसका जलाभिषेक होता। लेकिन 31 जुलाई को होने वाली इस यात्रा से जस्ट 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होऊंगा। अब ये मोनू मानेसर कौन है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं ताकि हम इस पूरे कंटेक्स्ट को अच्छे से समझ पाए। मोनू मानेसर, जिनका असली नाम है मोहित यादव, वो अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं एंड इनका नाम रिसेंटली गौ तस्करों के मर्डर में आया था, जहां पे राजस्थान में 2 लोगों को उनकी गाड़ी सहित जिंदा जला दिया गया था। अब लास्ट में जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दायर करी उसमें भी उन्होंने मोनू मानेसर का नाम लिखा है, जिसकी वजह से जब ये वीडियो वायरल हो जाती है पूरे हरियाणा में, उस टाइम पे लोगों को ये लगने लगता है कि ये गुंडा खुलेआम घूमेगा, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है लोगों के अंदर। हालांकि बाद में ये कहा जाता है कि मोनू मानेसर को आने के लिए रोक दिया गया था। जो एडमिनिस्ट्रेशन था विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का, उन लोगों ने मोनू मानेसर से कहा कि आप मत आइए यहाँ पे, वरना जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। जिसके बाद मोनू मानेसर वहाँ पे नहीं आए थे। अब यात्रा आगे बढ़ती है, मोनू मानेसर नहीं आया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अलग अलग वीडियोज में सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि मोनू मानेसर हमसे डर गया, हमारी जीत हुई, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पंप सा क्रिएट किया जा रहा था जो कि आगे फट गया। यात्रा आगे बढ़ती है और पहुंचती है तिरंगा चौक पर। तिरंगा चौक पर एक मिस इन्फॉर्मेशन सी चारों तरफ फैलती है कि मोनू मानेसर आ गया। अब जब मोनू मानेसर आ गया, हालांकि वो आया नहीं था, उसके बाद क्या होता है, एक भयानक दौर शुरू होता है जहाँ पे जो वहाँ के लोग थे, जो रीजनल लोग थे, उन्होंने हमला करना शुरू किया यात्रा के ऊपर। अलग अलग जगहों से उनके ऊपर पथराव शुरू हुए
एंड पहाड़ियों के ऊपर से उनके ऊपर फायरिंग शुरू हुई, जिसके बाद जो यात्रीगण थे उनको दंगाइयों से बचने के लिए नल्हड़ मंदिर में जाके छुपना पड़ गया। हालांकि ये चीज़ें यहाँ तक नहीं टिकी। जो भी दंगाई थे उन्होंने वहाँ के आसपास के पुलिस थानों को जला दिया, हॉस्पिटल्स में उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, आसपास की जो भी रीजनल दुकानें थी उनको तोड़ा फोड़ा। अब ये समझ नहीं आया मुझे कि वहाँ पे अगर आप मोनू मानेसर के खिलाफ थे तो आपको मोनू मानेसर का वेट करना था, उसको पकड़ना था ना। 3-4 हजार लोग जो नल्हड़ मंदिर में फंस जाते हैं उन्हें बचाने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है। अब आप एक बात नोट करना यहाँ पे कि अफवाह फैलती है और तुरंत लोगों के पास हथियार पहुंच जाते हैं, तुरंत इतने सारे लोग कलेक्ट हो जाते हैं यात्रियों पर हमला करने के लिए। अभी एक बात समझ नहीं आई कि इतने जल्दी आपके पास हथियार कहाँ से आए। अगर ये प्री प्लान्ड नहीं है, अगर ये सिर्फ मोनू मानेसर के खिलाफ था, तो जब आपने हमला किया तो आपको सिर्फ मोनू मानेसर को पकड़ना था ना, जो कि वहाँ आया भी नहीं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान जो रीजनल लोग थे उनका आपने किया, नुकसान अपना खुद का किया। आपकी कम्युनिटी के ही जो अलग मेंबर्स जो अलग जगह पे रह रहे हैं उनका नुकसान हुआ ना। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी। उनके हिसाब से अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोगों को ये बताया गया कि उन्हें कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी, उन्हें कहाँ पे बोतल्स मिलेंगी। करीब 2000 बोतल पहले से उन्होंने इकट्ठे करके रखी थी, बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े इकट्ठे करके रखे थे, फायरिंग के लिए बुलेट्स, बंदूकें उन्होंने इकट्ठे करके रखी थी। एंड एक दूसरे को उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू ये बताया कि आपको ये चीज़ें किस जगह पे जाके कलेक्ट करनी है एंड कहाँ पे जाके रखनी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 200 बाइक्स को दोबारा से पेंट किया गया, उनकी नंबर प्लेट को, ताकि जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसका नंबर आइडेंटिफाई ना कर पाए एंड जो लोग उनमें इन्वॉल्व थे वो निकल सके। यहाँ तक कि हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनके हिसाब से ये जो सारी चीज़ें थी वो बिना प्लान के हो ही नहीं सकती। उनके हिसाब से इतनी सारी बंदूकें, इतने सारे हथियार एक समय में एक जगह पे ला ही नहीं जा सकते इतनी जल्दी। चलो ये भी मान लिया कि हथियार मिल गए उन्हें कहीं से, दोनों साइड की गलती थी, एक साइड की गलती नहीं थी, सब कुछ मान लिया। अभी आप मुझे ये बताओ, हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे उनकी क्या गलती थी? आप हॉस्पिटल में घुस गए, आपने वहाँ तोड़ फोड़ मचाई। इवन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जो पुलिस वाले एडमिट कराए गए थे हॉस्पिटल में, आप उस हॉस्पिटल में तक घुस गए। आपने पुलिस थाने के अंदर बस घुसेड़ दी। थाने की क्या गलती थी भाई साहब? इसके अलावा जो रीजनल दुकानें जो कि बंद थी, जो खुली भी नहीं थी, आपने खोल के उन्हें लूट लिया। मोनू मानेसर कहाँ है? वो तो मिला नहीं ना, तो जहाँ बैठा था वहीं बैठा है अभी भी। वीडियो के इनिशियल पार्ट में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, सांप्रदायिक पागलपन। तो वो इसीलिए किया था क्योंकि ये पूरा पागलपन ही है। मतलब नॉर्मली अगर कोई लड़ाई दंगे होते हैं तो वहाँ कम से कम अक्यूज्ड और विक्टिम का तो पता होता है ना, यहाँ ना अक्यूज्ड का पता है ना विक्टिम का पता है। आपका विलन कोई और था, आपने मारा किसी और को। अब ऐसा नहीं हुआ कि जो नूह डिस्ट्रिक्ट में जो दंगे हुए वो वहीं तक सीमित रह गए। उसके बाद क्या हुआ, वो आगे बढ़े फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, इवन कि उसके रेफरेंसेस दिल्ली के जहांगीरपुरी तक भी देखे गए हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट रिस्पॉन्स को समझते हैं तो शुरुआत में गवर्नमेंट ने 144 लगा के जो भी आसपास में इंटरनेट की सुविधाएं थी उनको बंद किया। अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ से भी पथराव हुए थे या जहाँ पे भी दंगाई लोग खड़े थे उस जगह को डिमोलिश करना उन्होंने शुरू किया। चाहे वो होटल्स हो, मेडिकल स्टोर्स हो या किसी का घर हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को डिमोलिश करना शुरू किया। अब इस पूरे इंसिडेंट में करीबन 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज़्यादा FIR फाइल की जा चुकी है एंड 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ सवाल मेरे गवर्नमेंट से हैं, इसको आप अच्छे से नोट करना। इतने सारे लोगों के पास इतने सारे हथियार पहुंच गए लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मतलब इतनी जल्दी उनको हथियार पहुंचा किसने दिए? मतलब आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में कोई भी आधुनिक हथियार लेके घूम रहे हैं। आधुनिक छोड़ो, हथियार लेके क्यों घूम रहे हैं? आपको पता ही नहीं उसके बारे में। मतलब आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे? आपका जो पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम है, गन को लाइसेंस देना, आर्म्स एक्ट लगाना, ये सारा कहाँ गया था उस टाइम पे? उसके अलावा अगर 2 दिन पहले वीडियो वायरल हो गई थी, शहर में टेंशन पैदा हो गई थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई तैयारी क्यों नहीं करी? उन्होंने दंगे होने क्यों दिए वहाँ पे? मतलब ये बहुत बात ऑब्वियस थी कि वहाँ पे टेंशन पैदा हो रखी है लोगों के बीच में, लोग कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया? उन्होंने वेट किया। मतलब आप वेट कर रहे हो कि पहले दंगे हो जाए फिर आप अपनी फोर्स भेजोगे। अब ये जो कम्युनल वायलेंस है इसके कॉजेस को समझते हैं। देखो प्रेजेंट टाइम में जो दंगे आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुए हैं, ये बहुत टाइम से, मतलब ये समझो कि आप जब ब्रिटिशर्स आए उसी के बाद से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। उससे पहले भी होती थी चीज़ें लेकिन छोटे मोटे लेवल पे होती थी, अभी बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। अब उसके बाद लोगों के मन में रिसोर्सेस का डर आने लगा। हिंदूज के पास ज़्यादा रिसोर्सेस चले जाएंगे, मुस्लिम्स के पास कम रहेंगे,
इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे उन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। आपने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुना होगा। मोहम्मद इकबाल जी ने ये लाइन दी थी एंड मोहम्मद इकबाल जी ने ही ये कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम्स है वो कंपैटिबल नहीं है, उनके लिए एक अलग देश बनाया जाना चाहिए। मतलब आप ये सोच सकते हो कि जिस आदमी ने हिंदुस्तान को सबसे अच्छा बताया उसी ने ये कहा कि हिंदुस्तान को डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो बात थी आज़ादी से पहले की। प्रेजेंट टाइम में धार्मिक लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है। धार्मिक लड़ाई इन द सेंस ये है कि एक धर्म को ये लगता है कि दूसरे धर्म की वजह से उस धर्म को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब अगर मैं सांप्रदायिकता को एक लाइन में बिछाऊं जहाँ पे इस साइड में सबसे उच्च लेवल की सांप्रदायिकता हो तो प्रेजेंट टाइम में वो चलती है इंडिया में, जहाँ पे सबको ये लगने लगता है कि हिंदूज की वजह से मुस्लिम्स को खतरा है एंड मुस्लिम्स की वजह से हिंदूज को खतरा है। अब इसी का यूज़ किया जाता है पॉलिटिशियंस द्वारा ताकि वो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में मोबिलाइज करके उनका अपने हिसाब से यूज़ कर सकें। हालांकि कोई भी पॉलिटिशियन A to Z कोई भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अच्छे से ना ही सपोर्ट करता है ना ही उसका विरोध करता है, वो बस उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। हालांकि मैं ये बात क्लियर करूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कुछ पॉलिटिशियन सच में ही अच्छे हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने सांप्रदायिक लेंसेज से देखते हैं तब हमें वो अच्छे नहीं लगते। हमें वो चश्मा हटाना पड़ेगा, वो लेंस हटाना पड़ेगा ताकि हम अच्छे और बुरे को डिफरेंशिएट कर पाएं। अब पॉलिटिक्स के अलावा दो और मेजर वजह हैं जिसकी वजह से इंडिया में सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहला रीज़न है सोशल मीडिया का यूज़। देखो, सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब भी कहीं दंगे होते हैं तो ये देखा जाता है कि वहाँ पे सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाई गई थी। दूसरा रीज़न है एजुकेशन का ना होना। देखो, जब एजुकेशन अच्छे से नहीं होती है तो हमारे अंदर वो रैशनैलिटी नहीं होती कि हम सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएँ। हम भेड़ चाल के पीछे चल देते हैं, जो हमसे कहा जाता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, हम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूंगा ये कहते हुए कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है दुनिया में। उसके अलावा अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जिसका इंडिया प्रेसिडेंट है। अब ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसी बीच अगर कोई इंसान दुनिया से दिल्ली घूमने आए, हरियाणा घूमने जाए और उसे दंगे दिखे तो इंडिया के लिए सही नहीं है। चाहे आपकी इकोनॉमी पहले नंबर पे चली जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपके देश में दंगे चल रहे हैं तो ये ना तो आपके देश की छवि के लिए अच्छा है, ना ही देश की ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो हमें इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों के बारे में, हरियाणा क्लैश हो गई या फिर देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं, इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।